नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार और आपका स्वागत है आपके अपने शो में जिसका नाम है सवाल पब्लिक का। दर्शकों, 10 जून को हुई हिंसा के आरोपियों पर योगी सरकार के बुलडोजर एक्शन को लेकर तीखी बहस छिड़ चुकी है। एक ओर असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेता हैं जो कह रहे हैं कि मुसलमानों को कलेक्टिव पनिशमेंट मिल रही है, तो दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जजों समेत 12 जाने माने लोगों ने सुप्रीम कोर्ट से बुलडोजर एक्शन पर योगी सरकार के खिलाफ एक्शन करने की चिट्ठी लिख दी है। बात सिर्फ यूपी की नहीं, 10 जून को झारखंड में नौबत ये आई थी कि पुलिस को गोली चलानी पड़ी थी, लेकिन वहां से नेताओं के ऐसे सुर सामने आ रहे हैं जैसे पत्थरबाजों को नादान बताया जा रहा है और उन्हें बस कवर फायर देने की कोशिश भी हो रही है। सवाल पब्लिक का आज यही है कि क्या एक इकोसिस्टम है जो फिर हिंसा के आरोपियों की ढाल बनकर खड़ा हो गया है, या पत्थरबाजों पर एक्शन के मामले में कहीं ना कहीं जल्दबाजी हो रही है। सवाल ये भी उठता है कि क्या बुलडोजर वाले एक्शन से पत्थरबाजों का पक्का इलाज हो सकता है? यही सब है आज पब्लिक के सवाल। जून को जुम्मे की नमाज के बाद प्रयागराज, सहारनपुर, रांची में हिंसा हुई थी। प्रयागराज के मामले में वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया नाम के संगठन से जुड़ा मोहम्मद जावेद उर्फ जावेद पंप आरोपी है। 12 जून को प्रयागराज में एक आलीशान घर को बुलडोजर से गिरा दिया गया। यह घर जावेद की पत्नी परवीन फातिमा के नाम पर बताया जा रहा है। प्रशासन के मुताबिक डेमोलिशन इसलिए हुआ क्योंकि यह घर उत्तर प्रदेश अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट 1973 के नियमों के उल्लंघन में बना था। लेकिन जावेद की पत्नी इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंच चुकी हैं। जावेद के परिवार का दावा है कि प्रशासन ने डेमोलिशन से पहले जो एक दिन का नोटिस दिया वो जावेद पंप के नाम पर दिया, जबकि घर परवीन के नाम पर है। साथ ही गिराए गए घर का पानी का बिल और निगम का टैक्स भरा गया, ये बिल सामने नजर आ रहे हैं। इसी आधार पर योगी सरकार के बुलडोजर एक्शन को कटघरे में भी खड़ा किया जा रहा है। लेकिन एक अंग्रेजी अखबार में एक पीडीए अफसर के हवाले से ये छपा है कि मकान पर एक नेम प्लेट था जिस पर जावेद एम लिखा था और वहां के स्थानीय लोगों ने मकान को मोहम्मद जावेद का बताया, इसलिए नोटिस उनके नाम पर जारी हुआ। जावेद एम नाम का ये नेम प्लेट टाइम्स नाउ नवभारत के पास मौजूद मकान के वीडियो में भी साफ देखा जा सकता है। मेरा मुद्दा आज ये नहीं है कि जावेद पंप को लेकर बुलडोजर वाला एक्शन होना चाहिए था या नहीं। मामला कोर्ट में है, कोर्ट तय करेगा। लेकिन मैं सवाल ये पूछना चाहती हूं कि जो लोग ये कहते हैं कि आतंकवाद का धर्म नहीं होता, वो कटघरे में खड़े आरोपियों को मुसलमान कहकर क्यों बचाने लगते हैं? सुनिए असदुद्दीन ओवैसी क्या कह रहे हैं। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर तो सुपर चीफ जस्टिस बन चुके हैं। वो खुद अपनी अदालत में किसी को कन्विक्ट करेंगे और घर तोड़ देंगे। अभी से घर तोड़ दो आप। रूल ऑफ लॉ को तो बर्बाद कर रहे हैं आप। जो घर तोड़ा गया आफरीन फातिमा का, वो तो उसकी मां के नाम पे था। आपने झूठी नोटिस दी, आपने झूठा कहा कि पहले नोटिस दी। आपको कोई इख्तियार ही नहीं है घर तोड़ने का। ये खुली नफरत की मिसाल है मुसलमानों के खिलाफ। ये खुली नफरत की मिसाल है। कलेक्टिव पनिशमेंट भारत के मुसलमानों को दे रहे हैं। और झारखंड में आपने 15 लोगों पर गोली चला दी, 2 मुसलमान बच्चों की हत्या कर दी, एक के जिस्म में 6 गोलियां। क्या हो रहा है ये? मैं इसको कंडेम करता हूं, झारखंड में जो फायरिंग हुई है। ओवैसी अकेले नहीं हैं।
12 जाने माने लोगों ने भी योगी सरकार के बुलडोजर एक्शन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट को चिट्ठी लिखी है। इन 12 लोगों में 3 सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज हैं। इन लोगों ने लिखा है कि इनकी चिट्ठी को लेटर पिटीशन मान लिया जाए। इस चिट्ठी में लिखा है कि पैगंबर मोहम्मद पर कुछ बीजेपी प्रवक्ताओं के बयानों से पूरे देश खासकर यूपी में विरोध हुए। प्रदर्शनकारियों को सुनने का मौका दिए बगैर ऐसा लगता है कि यूपी सरकार ऐसे लोगों के खिलाफ हिंसक कार्रवाइयों को अनुमति दे रही है। इस चिट्ठी में 10 जून की हुई घटना पर कहीं भी कोई चिंता तक नहीं जताई गई। 10 जून की हिंसा की सबसे भयानक घटना रांची में हुई थी। हिंसा को रोकने के लिए पुलिस ने गोली भी चला दी, जिससे 2 उपद्रवियों की मौत भी हो गई है। आज झारखंड पुलिस ने आरोपियों की पहचान के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस के तर्ज पर पोस्टर जारी कर दिया। हालांकि ये पोस्टर ये कहकर वापस ले लिया गया कि नया अपडेटेड पोस्टर जारी किया जाएगा। कब, कहां, कैसे, इस पर कोई डिटेल नहीं है। उधर आरोपियों के समर्थन की खुल्लम खुल्ला राजनीति हो रही है। सुनिए कांग्रेस एमएलए इरफान अंसारी क्या कह रहे हैं। मैं सरकार से मांग करता हूं कि सरकार जो बच्ची की जान गई है उसको शहीद का दर्जा दे। 50 लाख रुपया और एक नौकरी में मांग करता हूं। शहीद का दर्जा क्यों? बताइए, आप बेगुनाह बच्चा को मार दीजिएगा? ठीक है, नादानी में गलती होता है। मेरा भी बच्चा गलती करता है, आपका भी बच्चा गलती करता है। आपने उस्काया उसको, अपनी गोली चला दिया, खून देख के चलाया होगा पत्थर। नादानी में बच्चे गलती कर ही जाते हैं, ये कहा कांग्रेस के नेता ने। कल झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी कहा था कि आवेश यानी गुस्से में गलतियां हो ही जाती हैं, और आज जब उनसे इस पर सवाल पूछा गया तो वो पत्रकारों को ही नसीहत देने लगे। ये भी सुन लीजिए। क्या बोल रहे हैं? मतलब आप लोग क्या चाहते हैं बुलवाना? आप लोग चाहते क्या हैं? ये पेट्रोल डीजल लेके निकल जाए क्या चाहते हैं? सर, आपने कहा आवेश में गलतियां हो जाती है, जिसका मतलब नहीं समझ में आया आपको? नहीं सर। तो आप छोड़ दिए पत्रकारिता। उधर यूपी के बुलडोजर एक्शन को लेकर पहली बार बीजेपी के किसी बड़े नेता का बयान सामने आया है। उन्नाव के सांसद साक्षी महाराज कह रहे हैं, फ्राइडे को पत्थर तो शनिवार को बुलडोजर तो चलेगा ही। कुछ लोग इसमें विष घोलना चाहते हैं, अस्थिरता फैलाना चाहते हैं। उसी का परिणाम है कि सुनियोजित तरीके से देश में जगह जगह पत्थरबाजी, और हमारे यहाँ तो बाबा योगी आदित्यनाथ हैं उत्तर प्रदेश में, अगर शुक्रवार को पत्थर चलेगा तो शनिवार को बुलडोजर जरूर चलेगा। तो आज सवाल पब्लिक का जो उठता है वो सबसे पहला ये, क्या पत्थर फेंकने वालों का सही इलाज बुलडोजर ही है? सवाल नंबर 2, क्या हिंसा में शामिल लोगों को बचाने के लिए इकोसिस्टम एक्टिव हो जाता है? और सवाल नंबर 3, हिंसा करने वालों में मुसलमान क्यों खोज रहे हैं ओवैसी? यही है आज पब्लिक के सवाल, और इन सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं अमिताभ सिन्हा, वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के, अतुल सक्सेना, नेता हैं समाजवादी पार्टी के, हाफिज गुलाम सरवर, इस्लामिक स्कॉलर हैं, शांतनु गुप्ता जी पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, और सुभ्राष्टा जी राजनीतिक विश्लेषक, असगर खान वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के। सबसे पहले तो मैं ये पूछूंगी अमिताभ सिन्हा जी आपसे, सवाल ये उठता है कि आप परवीन के घर पर, जो नाम परवीन के घर पर है, उस पर नोटिस भेजते हैं जावेद पंप के नाम से, और फिर उसको गिरा देते हैं। अब देश भर में आरोप लग रहे हैं आप पर कि आप जज, जूरी, फैसला सब खुद ही कर लेते हैं, तो इस देश में कोर्ट्स की क्या जरूरत? बुलडोजर आपका, आपकी सरकार, आप जिसका मर्जी घर ढा दे, और यही चल रहा है उत्तर प्रदेश में। ये आरोप है आप पर। मैं आपसे पूछना चाहती हूं, क्या ये आरोप सही है? मैं क्षमा चाहता हूं नाविका जी, आपने परिचय जो कराया मैं उसी के संदर्भ में बात करूंगा। मैं एक यहाँ पर अधिवक्ता के नाते हूँ सुप्रीम कोर्ट के,
और उसकी जो लीगैलिटी है मैं कोशिश करूंगा उस पर अपनी जानकारी साझा कर सकूं आपसे और दर्शकों से। देखिए, आपका कहना जो है वो बिल्कुल एक भावुक प्रश्न है जो आम जनता के सामने लाया जा रहा है एक खास तबके के द्वारा, लेकिन मैं इसमें एक निष्पक्ष अपनी राय बताने के लिए सामने हूँ। देखिए, भारतीय संविधान एक बहुत सुंदर व्यवस्था देता है जिसको कहते हैं शक्ति संतुलन, बैलेंस ऑफ पावर। बैलेंस ऑफ पावर का मतलब क्या है कि उसमें यदि 153(1) और 154 जो आर्टिकल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, उसमें एग्जीक्यूटिव को कुछ पावर्स दिए हैं और उन पावर्स के तहत ही कुछ कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्रता भी है एग्जीक्यूटिव के पास, कार्यपालिका के पास। कार्यपालिका क्या है? सरकार है। अब उसमें जो आगे यदि कार्यपालिका कोई काम सही नहीं कर पा रही है या उसने गलत किया है तो उसके आकलन का अधिकार फिर उसके बाद उसी संविधान की धारा के तहत जुडिशरी के पास यानी न्यायपालिका के पास है। इसमें मेरा ये मानना है कि यदि कोई ड्यू प्रोसेस हुआ है इसमें डिमोलिशन के साथ, तो उस ड्यू प्रोसेस का एग्जामिनेशन जुडिशरी को करना चाहिए। इसमें जंपिंग द गन ना करें कि हाँ ठीक है इसमें वायलेशन हुआ है, तो यदि वायलेशन हुआ है सरकार करती हैं, और इसमें यदि पॉलिटिकल एंगल ही सिर्फ देखा जाएगा तो मेरा मानना है कि जो एक स्टेट क्राफ्ट है, जो राजतंत्र है, राजतंत्र नहीं राज्यतंत्र, राज्यतंत्र में जो एक डिटरेंस होता है, जो एक भय का माहौल होना चाहिए एक कानून व्यवस्था को पालन करने के लिए आम नागरिकों में, उसका यदि कहीं पर अवमानना हो रही है तो राज्यतंत्र के पास पूरी वो है जिम्मेवारी है कि उसका पालन करे। चलिए, मैं बस एक आधा और से मैं दोबारा आपके पास आऊंगी। 60 सेकंड का समय ओपनिंग रिमार्क्स में सबको होता है, मुझे नहीं तो मैं दोबारा आपके पास आऊंगी। जी, लेकिन अतुल सक्सेना जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूं, बहुत ही जरूरी एक बात और एक चिन्ह इन्होंने आकर्षित किया जिसमें कहा कि डेटरेंट फैक्टर, यानी कि आप गलत करेंगे तो कहीं ना कहीं डर भय होना चाहिए कि इस देश में कानून है या एक एग्जीक्यूटिव है, एक सरकार है जो आप पर एक्शन लेगी। क्या अगर कानून के हिसाब से और सरकार संपत्ति बचाने के हिसाब से, यानी कि ये संपत्ति किसी एक इंसान की नहीं होती है, ये राज्य की संपत्ति होती है, टैक्स पेयर्स के मनी से बना हुआ होता है, उसमें आप तोड़फोड़ करेंगे, आम नागरिकों को आप तकलीफ पहुंचाएंगे तो आप पर एक्शन होगा। अब इसमें हिंदू मुसलमान कहां से आ गया? इसमें तो सिर्फ ये है कि आप कानून का पालन नहीं करेंगे तो एक्शन तो होगा ही। क्यों बचा रहे हैं सारे नेता एक तरह से इन आरोपियों को? आपके 60 सेकंड शुरू होते हैं अब। देखिए नाविका जी, कोई भी नेता आरोपियों को बचाने में विश्वास नहीं रखता है, परंतु जो कोई भी नेता होता है, यदि हम समाजवादी पार्टी की बात करें तो कहीं पे भी कोई गैर कानूनी तरीके से यदि चीज़ें होंगी तो उसका विरोध करना हमारा काम है। जिस तरीके से आप देखिए ये मकान गिराने का काम किया जा रहा है, तो उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, पहले वो बताएं कि वो मुख्यमंत्री हैं और सुप्रीम कोर्ट के जज हैं। ये जो आरएसएस है, ये क्या पार्लियामेंट है? ये खुद ही डिसाइड करेंगे। रोज सुबह उठते कहते हैं बुलडोजर जावेद के यहाँ भेज दो, अगले दिन कहते हैं मुजम्मल के यहाँ भेज दो, तीसरे दिन कहते हैं खान के यहाँ भेज दो। नंबर 1, जो आपने भय की बात कही नाविका जी, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप दर्शक भी आपके सुन रहे हैं, भय का माल क्या बीजेपी के लोगों में नहीं होना चाहिए? या बीजेपी के लोगों के पास लाइसेंस है, वो टीवी पे आएंगे, पैनलिस्ट बन के आएंगे और कुछ भी बोल देंगे? आप बताइए, जो मूल जड़ है, मूल समस्या है जो है पत्थरबाजी की या जो भी घटनाएं हो रही हैं, उसके पीछे कौन है? क्यों नहीं उसे जेल में भेजने का काम कर रहे हैं? और अब तो जेल में और भी भेजा जा सकता है। जिस तरीके से अब उसे पार्टी से निष्कासित कर दिया तो अब तो और भी आसान उसे जेल भेजना। क्यों नहीं भेजते हैं जेल जो है? क्यों? यदि जेल भेजने का काम करेंगे, जिस बीजेपी पैनलिस्ट ने इस तरीके की प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी करी है, नाविका जी, हमें समझना चाहिए जिस तरीके से हमारे ये विषयांतर है, फिर तो उस पर चर्चा करनी है क्या? नहीं, खून खोल जाता है। तो सक्सेना जी को बात देखिए, ये विषय नाविका जी ने उठाया है, बहुत ही पॉइंटेड। आप उसका विषयांतर करेंगे तो फिर यह भी होगा कि आप बिल्कुल विषयांतर नहीं करने दिया जाएगा, हम मुद्दे पर ही रहेंगे। और मुद्दा ये है कि कानून काम करेगा कि बुलडोजर काम करेगा। और शांतनु गुप्ता जी, अगर आपने सुना अतुल सक्सेना जी को, तो उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि एक दिन बुलडोजर जो है पहुंचता है जावेद के घर, एक दिन खान के घर, एक दिन मुजम्मिल के घर। यानी कि ये किनको चिन्हित कर रहे हैं ये खुद स्वयं बता रहे हैं।
आए हैं। दूसरी बात मैं जो पूछना चाहती हूं, इन्होंने कहा कि ये सवाल उठाएंगे जब बुलडोजर चलेगा क्योंकि ये गैर कानूनी है। तो उससे पहले जो जुम्मे की नमाज के बाद पत्थरबाजी हुई और लोगों को मारा पीटा गया, वो तो गैर कानूनी शायद नहीं था, वो तो कानून में इजाजत है सबको करने की, इसीलिए शायद उन्होंने उसकी कोई बुराई नहीं की, उस पर कोई आपत्ति नहीं जताई, लेकिन बुलडोजर पर उनको आपत्ति है। तो क्या ये मामला यही है कि पत्थरबाजी पर कोई सख्ती नहीं हो और बुलडोजर पर सख्ती हो? क्या ये सही है? बिल्कुल आपने ठीक कहा। अतुल जी के हिसाब से जुम्मे की नमाज के बाद ट्रकों में भर के, ठेलों में भर के पत्थर आना बिल्कुल ठीक है। लोगों का पेट्रोल बम बना लेना बिल्कुल ठीक है। पीएसी की गाड़ियां जला देना, पुलिस कर्मियों को लहू लुहान कर देना बिल्कुल ठीक है। देखिए, पिछले 5 साल से उत्तर प्रदेश सरकार ने, योगी सरकार ने करीब 2000 करोड़ की संपत्ति जब्त करी है। वो आज रामपुर में आजम खान से करी है, गाजीपुर में मुख्तार अंसारी से करी है, विकास दुबे से भी कानपुर में करी है, मुजफ्फरनगर में करी है, बाराबंकी में एक मस्जिद गलत जगह पे थी, हरदोई में सागर अहमद से करी, यहाँ तक कि दिल्ली में मदनपुर खादर में कुछ रोहिंग्या बस गए थे और उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग की कुछ गेस्ट हाउस की जमीन थी, वो भी खाली करी है। उत्तर प्रदेश तो मुलायम सिंह सरकार से, मायावती सरकार में, अखिलेश सरकार में जो गड़बड़े थी उस समय जितनी जमीन है वो नोटिस आ रहे हैं, और जहां पे भी कार्रवाई पक्की है, हर जगह कार्रवाई पक्की है। बहुत सारे मामले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में गए, हाई कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट में गए, एक भी केस में, नाविका जी, एक भी केस में उत्तर प्रदेश सरकार घेर नहीं पाई। आप ये बताइए, सारे कागज पक्के हैं, सबको नोटिस दिया गया, पहला नोटिस, दूसरा नोटिस, जावेद पंपी का घर अवैध निर्माण की सीमा में आता है। विकास दुबे भी आता है, मुझे विकास दुबे भी आता है, विजय मिश्रा भी आता है, विकास दुबे भी आता है, और प्रयागराज का विजय मिश्रा भी आता है। नहीं, विकास दुबे कौन है? विकास दुबे आपके बाकी नाम, उसमें आपके नेताओं की मिली भगत पकड़ी गई। चुनाव आपके टिकट पर लड़ता है और आदमी भाजपा को हो जाता है। आप देखिए कानपुर में जिस तरीके से जमीनों का आप देखिए, उसमें कौन लोग निकल के आ रहे हैं? वही लोग निकल करके आ रहे हैं जिसमें भाजपा के लोग शामिल थे, चाहे वो विकास दुबे का मामला हो, चाहे वो बिल्डर गैंग का मामला हो। कानपुर में जमीनों का जो है, तो दुबे जी के लिए कोई खड़े नहीं होगा। वो विकास दुबे है, बीजेपी का है, तो उनके लिए खड़े होने की जरूरत नहीं है। लेकिन जावेद पंप के नाम पर खड़े हो जाओ, खान साहब के नाम पर खड़े हो जाओ। मैं पूछना चाहती हूँ, कानून तोड़ने वाला, पत्थर मारने वाला, आम आदमी और आम जनता की जो प्रॉपर्टी है उसको नुकसान पहुंचाने वाला, ये कौन है? ये कौन है? ये हिंदू है, मुसलमान है, या सिर्फ उसे एक आरोपी कहना चाहिए जिसने गलत काम किया है, कानून के खिलाफ काम किया है? हाफिज गुलाम सरवर जी, मेरा सवाल बस इतना सा है, क्यों हम उसको मुसलमान बना रहे हैं? क्यों एक कौम को बदनाम कर रहे हैं? क्योंकि पत्थर उठाने वाले की बात चल रही है, वो मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, हिंदू है, इससे क्या फर्क पड़ता है? नहीं, आपने सवाल और जवाब दोनों रखा है, और मैं प्रसन्न हूं कि वकील साहब ने जो शुरुआत की, उन्होंने एकदम इशू को बिल्कुल बड़े अच्छे ढंग से फ्रेमिंग किया है। कभी भी अगर इस देश में 75 वर्ष हो गए, अब हम लोग अमृत महोत्सव मना रहे हैं, अगर इन 75 वर्षों के बाद भी हम हिंदू और मुसलमान और सिख और ईसाई के नाम पर बटेंगे, तो हम समझते हैं अप्रत्यक्ष रूप से अपराधियों को बचाने की बात हो जाएगी। क्योंकि जब हम किसी भी जुर्म करने वाले की हिमायत धर्म के नाम पर करते हैं या जाति के नाम पर, तो वो अप्रत्यक्ष रूप से उसका बचाव होता है, उसको एक कवर मिलने लगता है कहीं ना कहीं से। तो ये परंपरा समाप्त होनी चाहिए देश में। ठीक है, लगता है मुसलमानों को, और नहीं लगता है तो भाषण करके लगवा भी दिया जाता है, फिर उनको ये हो रहा कि हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है। लेकिन एक बात पूरे भारत के लोगों को, विशेषकर मुसलमानों को याद रखना चाहिए कि भारत में संवैधानिक व्यवस्था बनी हुई है। कतई आप ये न कहें कि कोर्ट, बाज दफा लोग कहते हैं अरे कोर्ट जाकर क्या करेंगे, सरकार के प्रभाव में ही कोई निर्णय आ जाएगा, ऐसा नहीं है। कई बार हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने सरकारों को पे नकेल भी लगाने का काम किया है। मुझे उम्मीद है कि अगर मामला असंवैधानिक या इलीगल निकलेगा तो इस बार भी लोग गए हैं कोर्ट,
लोग भरोसा करें, कोर्ट निर्णय देगा, सरकार पर लगाम लगेगी। अगर गलत है तो गलत होगा और सही है तो सही हो जाएगा। तो मैं सुब्राष्ट्रा जी आपसे भी पूछना चाहती हूं, और मैं आपके पास आने से पहले ये एक वीडियो दिखाना चाहती हूं जिस जावेद पंप को यूपी पुलिस ने प्रयागराज हिंसा का आरोपी बताया, उसकी एक जेएनयू में पढ़ने वाली बेटी आफरीन फातिमा भी है और उसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। मैं पूछना चाहती हूं, उसने अपने ट्विटर बायो में लोकेशन की जगह लिखा है लिंचिस्तान, यानी भारत देश नहीं है, हमारा देश है लिंचिस्तान। अब इनका अकाउंट वेरीफाइड तो नहीं है, 2 ब्लू टिक नहीं है, लेकिन वीडियो सारे जो इस हैंडल पर मौजूद है वो आफरीन के ही हैं। और इन वीडियोस में मैं पूछना चाहती हूं कि ये कैसी सोच दिखाई जा रही है, कैसी सोच को जायज ठहराया जा रहा है, खासकर जब आप जेएनयू जैसे इंस्टीट्यूट से जुड़ी हुई एक लड़की हैं। आफरीन का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। एंटी सीएए प्रोटेस्ट के दौरान के इस वीडियो में आफरीन ने सरकार के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट पर भी सवाल उठा दिए और अफजल गुरु जैसे आतंकियों को भी बेगुनाह बता रही हैं। ये वीडियो जरूर देख लीजिए आप आफरीन का। जावेद पंप की बेटी है। क्योंकि आज हम जब उतरे हैं सीए एनआरसी की वजह से उतरे हैं, लेकिन सिर्फ उसके खिलाफ नहीं उतरे हैं। सीए एनआरसी के बाद हम रियलाइज करते हैं कि हमारा कोई भरोसा ही नहीं है किसी चीज पे। ना हम सरकार पे भरोसा कर सकते हैं, ना हम सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा कर सकते हैं। ये वही सुप्रीम कोर्ट है जिसने इंडिया की कलेक्टिव कॉन्डेम के लिए अफजल को फांसी पे चढ़ाया था। ये वही सुप्रीम कोर्ट है जो आज पता चलता है कि अफजल गुरु का पार्लियामेंट अटैक में कोई हाथ नहीं था। ये वही सुप्रीम कोर्ट है जो कि पहले बोलती है कि बाबरी मस्जिद के नीचे कोई मंदिर नहीं था, ताला तोड़ना गलत था, मंदिर मस्जिद गिराना गलत था, और फिर बोलती है कि यहाँ पे मंदिर बनेगा। तो हमको सुप्रीम कोर्ट से ना कोई उम्मीद है। सुब्राष्ट्रा जी, मैं पूछना चाहती हूँ, ये है इनके विचार। इनकी माताजी आज कोर्ट में गई हैं, लेकिन कोर्ट पे अपने बच्चों के अगर विचार ऐसे होंगे तो कोर्ट की बात मानी जाएगी। और मैं इसीलिए पूछ रही हूँ क्योंकि मैं भी एक माँ हूँ। अगर मेरे बच्चे इस तरह से बात करेंगे तो मैं उनसे बैठकर सवाल जवाब करूँगी, कुछ नसीहत दूंगी, कुछ सिखाऊंगी, क्योंकि कोर्ट की अवमानना करना अगर सड़कों पर होना शुरू हो जाएगा तो इस देश में कानून बचेगा या हम एक बनाना रिपब्लिक बन जाएंगे? सुब्राष्ट्रा जी। नाविका जी, जेएनयू का जब मुद्दा आता है और जेएनयू में पढ़ने वाले कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको मैंने सार्वजनिक रूप से लीच शब्द का प्रयोग किया है उनके लिए, ये उस प्रजाति के लोग हैं। इनको सरकार से मुफ्त की रोटियां जितनी तोड़ सके वो सरकार के माध्यम से, उसमें इनको कोई समस्या नहीं होती। लेकिन मुफ्त की रोटियां तोड़ने के बाद उसी एनर्जी से वो उसी सरकार के खिलाफ, उसी देश के खिलाफ, आप सरकार के खिलाफ कहिए, सरकार के खिलाफ कहना अगर सरकार गलत कर रही हो आपका लोकतांत्रिक हक है। लेकिन अगर आप राष्ट्र के खिलाफ खड़े हो जाते हैं, राष्ट्र के खिलाफ ही वो खड़ी है ना, अगर वो सुप्रीम कोर्ट जैसे इंस्टीट्यूशन पर भी सवाल उठा रही हैं, और किस हैसियत से उठा रही हैं? आफरीन की अपनी हैसियत बतौर स्टूडेंट होने के अलावा क्या है? और उन्होंने जीवन में ऐसे कौन से 4-5 काम ऐसे कर लिए संस्थागत रूप से कि वो इतनी बड़ी संस्था पर सवाल उठाने चली आई? मैं ये बात सिर्फ आफरीन की नहीं है, ये बात उस सोच की है जो सोच हर साल ऐसी कई आफरीनें पैदा करते हैं। जेएनयू में ही नहीं, जेएनयू जैसे कई इंस्टीट्यूशंस हैं जहां पे ऐसे लोग और ऐसी सोच पैदा होती है। मैं इसमें बिल्कुल भी शॉक्ड नहीं हूं, क्योंकि मैं इस पूरे बौद्धिक विमर्श से हम वाकिफ हैं। बात सिर्फ इतनी है नविका जी कि इसके आगे क्या किया जाए। जब सरकार कदम उठाती है, जैसे योगी सरकार उठा रही है, तो इतने सवाल उस पर उठाए जा रहे हैं। मेरा कहना सिर्फ इतना है, अगर चीजें गैर संवैधानिक हैं, अगर चीजें विधि के खिलाफ हैं, तो आप सुप्रीम कोर्ट जाइए, हाई कोर्ट जाइए, जहां जाना है जाइए, आप न्याय लेकर के आइए। लेकिन सिर्फ बैठ करके इंस्टीट्यूशंस पे सवाल खड़े करते रहना, ये इस सोच को दर्शाता है कि आप जनता के मन में सिर्फ सरकार के प्रति नहीं, सरकार जो एक सुपर सेट है, जिस सुपर सेट पे आप सवाल खड़ा कर रहे हैं, सही कह रही हैं आप सुब्राष्ट्रा जी। लेकिन मैं थोड़ा सा आपसे इस वक्त इत्तेफाक नहीं रखती कि बच्ची है 22 साल की, बालिग है,
लेकिन जहां लोग कह रहे हैं नादानियां हो जाती हैं, शायद ये भी एक नादानी है। कम से कम हम अपने बच्चों को लीच नीच ये सब ना कहें तो बेहतर हैं तो हमारे ही बच्चे। लेकिन सवाल मैं असगर साहब से ये भी पूछना चाहती हूँ, असगर खान साहब, जब कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट तो ऐसा इंस्टीट्यूशन ही नहीं है जिसकी कोई इज्जत करे, जब कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने तो कभी कुछ सही किया ही नहीं और ये देश लिंचिस्तान है, तो फिर बुलडोजर कानून के खिलाफ है, इससे क्यों दर्द हो रहा है? आपको तो किसी इंस्टीट्यूशन पर विश्वास ही नहीं है, तो ये बुलडोजर का सवाल कहां से? पत्थर उठाना ये बेहतर है या बुलडोजर चलाकर लोगों को कम से कम एक डेटरेंट देना ये बेहतर है? देखिए, दोनों चीजें गलत हैं। पत्थर उठाना भी गलत और बुलडोजर चलाना भी गलत। अगर जैसे साक्षी महाराज ने शुरू में कहा बात के कि शुक्रवार को पत्थर चलेगा तो शनिवार को बुलडोजर चलेगा। शुक्रवार को पत्थर चलेगा, देखिए एक तो पहले मैं ये बता दूं, ये कानून है कि फेयर क्रिटिसिज्म इज द होल मार्क ऑफ डेमोक्रेसी। हमारे मुल्क में डेमोक्रेसी है और हम ये अपने कानून को मानते हैं या नहीं मानते, ये पहला सवाल है। अदालतों को मानते हैं या ना मानते हैं, सरकार को मानते हैं ना मानते हैं। अदालतों को मानना हमारा जिम्मा भी है और हमारी मजबूरी भी है। हम नहीं मानेंगे तो इसके आगे कोई चारा भी नहीं है, इसलिए मानना ही चाहिए, मानना ही पड़ेगा। अदालतों के फैसलों की भी कदर और इज्जत एहतराम करना पड़ेगा, करना भी चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि हम अदालत के किसी फैसले से संतुष्ट हैं या नहीं, हम संतुष्ट नहीं भी हो सकते हैं। अगर नहीं होंगे तो हम जाहिर बात है अगली दूसरी अदालतों में जाते हैं। ये एक तरीका है कार है, चूंकि मैं खुद वकील हूँ इसलिए ये बात कह रहा हूँ। इस बच्ची ने जो कुछ भी कहा ये उसकी अपनी जाती सोच है, उसको किसी कम्युनिटी से, मुल्क से, सियासत से जोड़ना बेहतर नहीं होगा। लेकिन बुलडोजर का एक बड़ा सवाल है जो आज का आपका मुद्दा है। मैं तमाम पैनल से ये सवाल मेरा आपसे भी है और उन लोगों से जो बुलडोजर चलवा रहे हैं, एक मुझे कानून बता दें किस कानून के तहत बुलडोजर चलवा रहे हैं। अगर वो ये कहते हैं, मैं खुद ही उनके सवाल का जवाब दे दूं कि अगर वो ये कहते हैं कि भाई हम पहले जाके इंक्वायरी करते हैं, उनकी संपत्ति देखते हैं, उनके नाम पे नहीं है, नाजायज कब्जा है, कुछ भी है तो हम बुलडोजर चलाते हैं, इवन देन फिर भी नहीं चला सकते हो। उनको चाहिए, उनको टाइम से असगर साहब मैं तो जस्टिफाई नहीं कर रही कि शुक्रवार होगा तो फिर शनिवार जरूर आएगा, मैं जस्टिफाई नहीं कर रही, लेकिन ये भी तो एक नियम है ना, शुक्रवार के बाद शनिवार आता है। आप आज गलती, वो कहा जाता है ना, एक कहावत भी है, बोए पेड़ नीम के तो बबूल कहां से हो, तो ये भी तो एक कहावत है ना। नंबर 1। नंबर 2, आप कह रहे हैं कि वो बच्ची अगर ज्यादती कोई अपना रखती है राय सुप्रीम कोर्ट की किसी जजमेंट पे, मैं ज्यादती राय की बात नहीं कर रही अमित सिन्हा जी, यहाँ पर अमिताभ सिन्हा जी, मैं बिल्कुल भी ज्यादती बात नहीं कर रही, ये डेफेमेशन है और सामने बैठे लोग ताली बजा रहे हैं। मैं मानसिकता की बात कर रही हूँ, मैं इस मानसिकता की बात कर रही हूँ और मैं आपसे पूछ रही हूँ अमिताभ सिन्हा जी कि पत्थर चलाने से पहले तो कोई कानून की परख नहीं होती, लेकिन बुलडोजर चलाने से पहले कानून की परख कर लीजिए, कोर्ट से पूछ लीजिए, तमाम सवाल खड़े कर दिए जाते हैं। मैं पूछ रही हूं ये मानसिकता कहां से आई? ये क्यों इकोसिस्टम इस तरह से बढ़ावा देता है उन लोगों को जो कानून तोड़ते हैं? आपने बिल्कुल सही प्रश्न में ही एक शब्द जो जोड़ा है, मानसिकता। देखिए ये मानसिकता बहुत ही, एक तो उसमें संप्रदाय विशेष की मानसिकता और राजनीतिक मानसिकता का, इसका एक बहुत ही अनहोली अलायंस है, एक नापाक गठबंधन हो गया है। और मेरा ये मानना है कि इसमें कोई भी संस्था जो है उससे बची हुई नहीं है, राजनीतिक भी, पॉलिटिकल पार्टी, सरकार और न्यायपालिका। और जो उसका एक छोटा सा उदाहरण है, जैसे चावल के एक दाने से पता चल जाता है कि वो अंदर चावल पका है कि नहीं, ये जो लड़की बोल रही है वो उसी एक चावल का हिस्सा है। ये पूरी मानसिकता की द्योतक है वो, और उसको बच्ची है कह के, और उसके बारे में कोई संज्ञान। अली असगर जी तो मैं इनको अपना मित्र मानता हूँ, हम लोग प्रोफेशनल कलीग्स हैं, लेकिन एक चीज बताइए कि उस विषय में कभी कोई कंडेमनेशन हुआ? नहीं हुआ। और साथ में उसके बाद जब होता है तो कहते हैं कि भाई बुलडोजर के चला रहे हो। मैं मानता हूं कि एक ड्यू डिलिजेंस, ड्यू प्रोसेस होना चाहिए, और वो यदि नहीं हुआ, एक मिनट असगर जी, एक मिनट,
मैं असगर जी आपका सम्मान करता हूं, 1 मिनट धैर्य रखिए। तो मेरा ये कहना है कि जब यदि कुछ नहीं हुआ है, यदि कार्यपालिका ने, गवर्नमेंट ने गलती की है, हो सकता है गलती की होगी, तो आप उसके लिए, आप खुद लॉयर हैं, आपको कहना चाहिए कि हम न्यायपालिका पे विश्वास रखते हैं, हम जाएंगे कोर्ट में। और कोर्ट में भी क्या है, आजकल की एक अजीब सा फैशन है कि तुरंत सुप्रीम कोर्ट जाते हैं आर्टिकल 32 में। अरे भाई 126 में हाई कोर्ट के पास, आप तो लॉयर हैं, आपको पता है। और सुप्रीम कोर्ट में बहुत सौम्यता से कहना चाहता हूं, सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार हड़बड़ी दिखाई है 32 में लाई करा के, और उसके ऊपर में कंसिडर किया है। मैं मानता हूं कि ये एक प्रोसेस है। हम लोग जब जाते हैं कोर्ट में और हड़बड़ी दिखा के कारण, यदि मान लिया, या क्लाइंट के प्रेशर के कारण यदि हम 32 में सीधा सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट आमतौर पर कहती है कि क्या आपने अपना राइट 126 में वहां पर किया है एक्सरसाइज। मैं कह रहा हूं कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का भी सीधा सुप्रीम कोर्ट जाना, अभी कोई मुसलमानों की संस्था ने सुप्रीम कोर्ट में जाके दायर किया है, मेरा मानना है आप वापस जाइए। हाँ, नहीं, वही तो जाना चाहिए। आप सीधा 126 में नहीं जाके 32 में जाते हैं। लेकिन असगर जी, मेरा सवाल तो ये है, मेरे से भी स्लिप ऑफ टंग हो गया और मैंने कहा दिया बोया पेड़ नीम का, जबकि मुझे कहना चाहिए बोया पेड़ बबूल का। अब ये स्लिप ऑफ टंग है। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आपसे भी स्लिप ऑफ टंग तो नहीं हो गया जब आपने ये कह दिया कि पत्थर मारने वालों पर कितने लोग बाहर आकर कहा कि, कितने लोगों ने बाहर आकर कहा कि 10 जून को जो जुम्मे की नमाज के बाद पत्थरबाजी हुई थी वो गलत थी। किसने अपनी, जो आज कह रहे हैं कि मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है, कितने लोगों ने बाहर आकर यह कहा कि मुसलमानों ने नमाज के बाद जो किया वो गलत है, और ये धर्म हमारा जो ईमान है, हमारा जो इस्लाम है, हमें ये नहीं सिखाता। मैं पूछना चाहती हूँ सरवर साहब, कितने लोगों ने ये 10 जून को कहा था, जो 11 जून को इतनी तकलीफ हो गई बुलडोजर से? असल में इस्लाम और ईमान की अगर आप सोशल सिस्टम है ना मुसलमानों का, इस्लाम और ईमान वो बड़ा अजीब ढंग का है। और जो हमारे ट्रेडिशनल लीडर हैं शुरू से थोपे हुए और मना करते हैं, वो पिंड मतलब ऐसा बना दिया, जकड़े हुए छोड़ नहीं पा रहे हैं। आपने कहा कितने लोग, मुझे लगता है सोशल मीडिया पर 40% मुस्लिम जो एक्टिव रहता है, उसने इस बात को खूब जोरदार ढंग से रखा है कि जुमा की नमाज की बाद जो ये सिलसिला आपने शुरू किया हर नमाज के बाद, इससे मैसेज सही नहीं जा रहा है। आप अपनी बात को उस अंदाज में रखें जैसे एक भारतीय होने के नाते आपको अधिकार है रखने का, ये कहा गया। दूसरी बात, पत्थरबाजी की जो तंजीमें, जो ऑर्गेनाइजेशन मुसलमानों के नेतृत्व का दावा करती हैं, उन तमाम ऑर्गेनाइजेशन ने सबसे पहले तो खामोशी अख्तियार कर ली। कहीं कोई स्टेटमेंट, आम मुसलमान खिलाफ है पत्थरबाजी, आम मुसलमान नहीं, पढ़े लिखे जितने लोग हैं वो कह रहे हैं कि नहीं ये गलत तरीका है। उनको उकसा कौन रहा? बस मैं यही, जो शुरू में अमिताभ जी ने कहा, ये जो कॉकटेल हो रहा है ना पॉलिटिक्स और धर्म का, अब मामला यहाँ है कि एक बयान आया, भावनाएं आहत हुई, ठीक है, अब लोग जुगाड़ में ताक में लगे हुए हैं। अच्छा, अब इनके भावनाओं से खेलना, तो जो लोग जिनको पॉलिटिक्स करनी है, धर्म के नाम पर वोट लेना है, उन्होंने इसको कौन है ये लोग? कौन है ये लोग? मैं दोनों पक्ष रखता हूं, आप बड़े इत्मीनान से समझिएगा। एक तो खुली किताब बने हुए हैं ओवैसी साहब, पूरी खुली किताब है। दोनों भाइयों का जो स्पीच है वो दुनिया जान रही है, सुन भी रही है, और उनके कुछ सहयोगी भी उलमा हजरात भी हैं जो उसी पैटर्न पर आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन हो क्या रहा, सरकार जो मौजूदा केंद्र में है ना, शायद वहां जो मुशीर लोग हैं, सलाहकार, उनको ये सलाह दे रहे हैं कि इन लोग को चलने दीजिए उसी वे में, आपको पॉलिटिकल बेनिफिट मिल रहा, रिटर्न, जो रिटर्न गिफ्ट, आपने ट्विटर तो देखा ना भाजपा नेता का, रिटर्न गिफ्ट, तो ये रिटर्न गिफ्ट हो रहा है। इसलिए मुसलमानों में भी इस तरह के लोगों की तादाद बढ़ रही। जब आप बेलगाम छोड़ते जाएंगे और उधर भी बढ़ रहा, आप देख लीजिए, आज से नहीं कई वर्षों से। तो आप कह रहे हैं गलती भी चाहे ओवैसी साहब की हो, फैक्ट भी ये है कि पढ़े लिखे या समझदार मुसलमान इसके खिलाफ हैं पत्थरबाजी के, लेकिन गलती भी सरकार की है और बीजेपी की है। शांतनु जी, खामोशी गलती है, और आप आरोपी हैं इस बात के कि धर्म के नाम पर जो ये एक तुष्टीकरण हो रहा है, इसके आप भागीदार। देखिए, मैं अपनी बात को नाविका जी फिर से दोहराऊंगा कि जुम्मे की नमाज के बाद सीए का राइट भी हुआ, जुम्मे की नमाज के बाद मुजफ्फरनगर राइट्स हुआ, जुम्मे की नमाज के बाद ये दंगे हुए, और ये
कोई भी स्पॉन्टेनियस नहीं है। ये उस घटना के, जिस भी घटना के विरोध में है, उसके 1 हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद, 3 हफ्ते बाद हुए, तो सवाल उठना लाजिम है। और बिल्कुल स्वतः नहीं, उसमें ट्रकों में भर के, ठेलों में भर के पत्थर आते हैं, उसमें पेट्रोल बम आते हैं, उसमें तमंचे आते हैं, उसमें आग जलाना। कौन लोग हैं जो अपना ही शहर कानपुर जला देते हैं? कौन लोग हैं जो अपना ही शहर प्रयागराज जला देते हैं? ये अपने देश से, अपने वतन से, अपने शहर से प्रेम भी करते हैं। हम लोग को एक प्राइड होती है अपने अपने शहरों की, अपने प्रदेश की, अपने देश की। उसको जला देते हैं लोग, तोड़ देते हैं उसको तोड़ देते हैं, और उसको यहाँ पे आके चैनल में लोग जस्टिफाई भी करते हैं। मैं कितनी बार पिछले 10 दिन में एक्शन का रिएक्शन सुन चुका हूँ। समाजवादी पार्टी के सांसद कहते हैं, अतुल सक्सेना जी आपके लिए, समाजवादी पार्टी के संभल के बर्क साहब जो सांसद है, वो कहते हैं एक्शन का रिएक्शन है, और अखिलेश यादव के मुंह से चू नहीं निकलती है। तो खामोश तो अखिलेश यादव भी हैं अतुल सक्सेना जी, खामोश तो अखिलेश यादव भी हैं, उन पर कोई उंगली नहीं उठाता। वो बर्क साहब के अगेंस्ट नहीं बोल सकते क्या कि नहीं, जो है वो निजी टिप्पणी? देखिए नाविका जी, आपको पार्टी से निकाल थोड़ी देगा? नहीं देखिए, सही बात है वो। असगर जी, अतुल जी से सवाल पूछा है, जवाब सुन लीजिए, आप भी सुन लीजिए। देखिए नाविका जी, जो आपने अखिलेश जी की बात करी, तो उनका रोज सुबह शाम आप ट्विटर हैंडल पे जाकर के देख रहे हैं, जिस तरीके से उनके द्वारा ये जो गैर कानूनी तरीके से मकान को तोड़ा जा रहा है, रोज उनके ट्विटर हैंडल पे जाकर के आप देख सकते हैं। नंबर 1। नंबर 2, अभी मेरे भाई यहाँ बैठे हैं अमिताभ सिन्हा जी, क्या कहा? वो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। अरे वो बताइए ना, सैफुद्दीन वर्ग जो आपके संबल के, अरे भाई जो मुझसे पूछा पहले उस पर तो मैं बात नहीं, मैंने तो पूछा आपसे कि वो पत्थरबाजी पे क्यों खामोश हैं? नहीं, आप कह रहे हैं बुलडोजर पर वो बोलते हैं, मैं मानती हूँ बुलडोजर पर वो बोलते हैं, लेकिन पत्थरबाजी पे क्यों चुप हैं? उन्होंने कहा कि शांति प्रिय लोग थे। देखिए जो भी पत्थरबाजी हो रही है, नाविका जी ये बताइए, ये जो प्रोपेगेंडा आजकल चल रहा है पिछले कई दिनों से, इसकी मूल जड़ क्या है? इसकी मूल जड़ नूपुर शर्मा जी हैं कि नहीं है? आप बताइए। अंतर्राष्ट्रीय प्रेशर पड़ता है तो नूपुर शर्मा जी को 10-12 दिन बाद पार्टी से केवल निष्कासित कर दिया जाता है। पूरी होने दीजिएगा बात। नहीं, मुझे बताइए कि एक गलती के लिए 10 और करनी जरूरी है। एक गलती की सजा होती है कि 10 और एक्शन का रिएक्शन। तो यानी कि आप कह रहे हैं कि बर्क साहब जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, और यही पब्लिक पूछ रही है आपसे सवाल। कृष्णकांत तिवारी वाराणसी से और श्रेय तिवारी देहरादून से 2 सवाल आए हैं पब्लिक के पहले सवाल सुन लेते हैं और उसके बाद जवाब लेंगे सारे पैनलिस्ट से। मैं दंगा के विषय में जानना चाहता हूं कि जो दंगाएं हो रही हैं, सरकार उस पर अगर कोई एक्शन ले रही है, बुलडोजर चढ़वा रही है, तो सरकार को जवाब कोर्ट में देना है। लेकिन विपक्ष को क्या दिक्कत है? विपक्ष इतना हाय हल्ला क्यों मचा रही है? लोकतंत्र की एक व्यवस्था होती है, बुलडोजर चला के सरकार क्या सिद्ध करना चाहती है? पहले सवाल का जवाब अतुल सक्सेना जी आप दीजिए कि जवाबदेही होगी, सरकार जाके जवाब देगी कोर्ट में। आप क्यों चिंतित हैं? नाविका जी, नाविका जी देखिए, सरकार जाके कोर्ट में जवाब देगी। कब देगी? जब एक मासूम का घर आप तोड़ देंगे। आप बताइए, पूरी लाइफ टाइम में आदमी अपना एक बेचारा घर बना पाता है और उसे आप तोड़ देंगे, फिर आप उससे उम्मीद करेंगे कोर्ट कचहरी के चक्कर काटे? आप बताइए, यदि ये हादसा हमारे आपके साथ हो जाए तो हमें कैसी पीड़ा होगी? तो ये तो गलत है ना कि आप किसी का मकान तोड़ देंगे क्योंकि आप आपराधिक प्रवृत्ति में। अमिताभ सिन्हा जी, पत्थर चलाने वाला नादान है, मासूम है, और हेमंत सोरेन जी के हिसाब से वो तैश में आकर गलती कर देता है। यही जस्टिफिकेशन है। नादान है, मासूम है और तैश में आकर गलती कर देता है। पत्थर चलाने वाला नादान, लेकिन बुलडोजर वाला जो है उसने तो मुसलमान को चिन्हित कर दिया। ये है नाविका जी, इसका मैं अपने एंड से समअप कर दूंगा अपने तरफ से। देखिए, ये मैं तो उत्तर प्रदेश प्रशासन और मुख्यमंत्री का बहुत ही इस मामले में प्रशंसा करता हूं कि उन्होंने एक बहुत अच्छा कदम उठाया इसलिए क्योंकि भीड़ में जब पुलिस वालों को पे हमला हुआ और उनके सर फटे और घायल हुए गंभीर रूप से पुलिस वाले, तो वैसे स्थितियों में पुलिस जो है प्रोवोक्ड हो जाती है और फायर ओपन कर देती है। फायर ओपन करती, जैसे रांची में पुलिस ने फायर ओपन किया और 2 लोग मर गए। यूपी में कोई मरा नहीं,
फायरिंग नहीं हुई और जो किंगपिन था उसके ऊपर में कार्रवाई की और उसका भी उन्होंने एक जस्टिफिकेशन तो नहीं कहूँगा, मतलब उन्होंने एक ड्यू प्रोसेस बताया कि ऐसे ऐसे उसको नोटिस सर्व हुआ था और उसको तोड़ दिया। लेकिन मेरा कहना यदि फायरिंग हो जाती वहाँ और उसके बाद सैकड़ों इनके हिसाब से मासूम लोग मारे जाते या दर्जनों मारे जाते, तो क्या तब इनकी आत्मा शांत होती? मेरा मानना है कि इस तरह से भड़काऊ स्थितियों से बचने के लिए भी सरवर जी ने कहा, जो मैं उनका सम्मान करता हूं, कि नहीं ऐसी स्थितियों से बचने के लिए ये जो क्या नाम है ओवैसी या ऐसे लोगों को बढ़ावा मिलता है। मेरा मानना है कि क्यों किसी इस्लामिक संगठन ने क्यों नहीं फतवा जारी किया ऐसे मामले में कि नहीं, कानून हाथ में नहीं लेना है, और ओवैसी जैसे जो लोग हैं, जो तत्व हैं, उनके ऊपर में कोई इस्लामिक संगठन ने अभी तक फतवा क्यों नहीं जारी किया, जिसके लिए इस मुसलमान और इस्लाम जाना जाता है। वहाँ पर वो आप चुप रहेंगे और बाद में कहेंगे कि उसको किसका सपोर्ट मिल रहा है, सरकार का। मुझे लगता है ये अनुचित है। गैर कानूनी कोई भी हरकत हो उसको दंड देना, उसको कंटेन करना राज्य सरकार के हाथ में। एक मिनट और जैसा रामायण में कहा गया है, विनय न मानत जल्द जड़ गए तीन दिन बीत, बोले राम सकोप तब बिनु भय हो ही न प्रीति। आप भय नहीं पैदा करेंगे राज्य तंत्र का तो भय के बगैर में शासन नहीं चलता। आपने भय नहीं पैदा किया तो आप गए। आपको कश्मीर नहीं बनाना है पूरे देश को। कश्मीर में जैसे पत्थरबाज होते थे, आज वो कहां गए? आज कश्मीर के पत्थरबाजी बंद हो गई है ना। क्यों कोई फतवा नहीं जारी होता? जो भड़काते हैं, जो लोगों के हाथों में इस तरह की पत्थर देते हैं, उनके खिलाफ कभी नहीं होता। फतवा होता है और सर तन से जुदा होता है उनके लिए जो मुसलमानों के खिलाफ होते हैं। अगर मुसलमान गलत काम करता है तो उसके लिए क्यों नहीं होता? 2 मिनट में विषय में एक बात मैं वकील साहब को बता दूं। वकील साहब जानकार लोग हैं और कोर्ट में तो ये सारी चीजें आती रहती हैं। फतवा का मामला भी बिल्कुल कोर्ट जैसा है, जब मांगेंगे आप तो मिलेगा, और कोर्ट कभी कभी स्वतः संज्ञान लेती है। वैसे फतवा भी मुफ्ती को कभी कभी ऐसा लगता है कि मुझे बोल देना चाहिए। हाँ, कोई गया नहीं जाना चाहिए, और अब तक अगर स्वतः संज्ञान कोई मुफ्ती नहीं लिए, उनको भी लेना चाहिए। सवाल बहुत वाजिब है आपका, लेकिन मैं शुरू से कह रहा हूं कि फतवा देने वाले जितने भी हैं, हमारे यहाँ जो परंपरागत नेतृत्व है, पूरा सिस्टम हमारा जकड़ा हुआ है, एक संकुचित मानसिकता के साथ काम हो रहा है। इस्लाम को यहाँ पर फिर एक बहस भारत में छिड़ी हुई है ऑलरेडी, कि भाई वाकई हम जिस रास्ते पर हैं, क्या इस्लाम वैसा है क्या? जो हमारे भारत के दूसरे लोग हैं बड़े भाई, जो हमको देख रहे हैं, क्या वो जो समझ रहे हैं वो इस्लाम है क्या, या फिर कुरान का कोई और इस्लाम है? इस पर अब बहस जो छिड़ी है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि न्यू जनरेशन ये जवाब लेकर दम लेगा कि क्या आपने जिस दायरे में हमको बांधा है वही दायरा इस्लाम का है, कि मुल्क से मोहब्बत ना हो। और आप एक तरफ कह रहे हैं नबी की हदीस है कि मुल्क से मोहब्बत ईमान की निशानी है, तो फिर क्या ये सारे जो मामले हो रहे हैं मुल्क से मोहब्बत है? जिस नबी की शान और अजमत के लिए हम सड़क पर उतरे हैं, उसी नबी का फरमान है कि मुल्क से तुमको मोहब्बत करनी चाहिए। उसी नबी ने कहा कि हिंदुस्तान से हमको ठंडी हवा और मीठी हवा आ रही है। तो ये सारी बातें हमारे उलमा क्यों नहीं बताते नए जनरेशन को? ये बताइए असगर साहब बताइए कि ये बातें उलेमा लोग क्यों नहीं बताते? कुवैत में भी तो जिन्होंने प्रोटेस्ट किया था उन्हें निकाल दिया है देश से। जो एक्सपैट्स जो वहां पर थे उनको वहां प्रोटेस्ट करने की इजाजत नहीं है। ये होता है स्टेट का पकड़, ये होता है कानून का पकड़। और बल्कि एक सवाल भी आ रहा है राजस्थान से, के शर्मा का सवाल है, आज ओवैसी मुसलमानों को सामूहिक सजा देने की बात कह रहे हैं, पर जब एक पक्ष पत्थरबाजी करता है तब ओवैसी कहां चले जाते हैं? ये सवाल उठता है असगर साहब। मैं बिल्कुल आप सही कह रही हैं। मैं किसी की यहाँ ओवैसी साहब या किसी और की वकालत नहीं कर रहा हूँ। अपनी बात मैं रखना चाहता हूँ सिर्फ आपके सामने कि आदमी टूट जाता है एक घर बनाने में, तुम्हें तरस नहीं आता बस्तियां जलाने में। अरे अपराधी का घर क्या तरस आना है? अरे सुन, तो अपराधी आप किसको अपराधी कह रहे हैं बताइए? अपराधी बताइए किसको अपराधी? जो इस देश को लिंचिस्तान कहते हैं, जिन्हें इस देश के इंस्टीट्यूशंस पर कोई रिस्पेक्ट नहीं है, उनको अपराधी भी ना कहें। अगर पत्थर उठाकर लोगों को मारे, ट्रक भर कर लाएं, तो उन्हें अपराधी आरोपी कहने में भी प्रॉब्लम है आपको। आप सुनिए, मैं आपसे पूछता हूँ, योगी जी के खिलाफ कितने केस हैं और जावेद के खिलाफ कितने केस हैं? बताइए कितने केस हैं? एक FIR नहीं है जावेद के खिलाफ। आप कहते हैं कि हम उनकी हिमायत करते हैं। हम किसी की हिमायत नहीं कर रहे हैं।
हम किसी के बारे में नहीं कह रहे। और जो दूसरे लीडर्स की आप बात कर रही हैं, आजम खान जैसे लोगों के ऊपर आपकी सरकार ने 100 कुछ केस लगा दिए। किसकी मुर्गी सरकार? चोरी का केस है, बकरी चोरी का भी केस है। क्या आपके यहाँ मिनिस्टरों की और लीडर्स की यह हालत है कि वो बकरी चराएंगे, मुर्गी चुराएंगे किसी घर की? ये आप हालत बनाना चाहते हैं लीडर्स की जो स्टेट में मिनिस्टर रह चुके हों उनको? नहीं, तो फिर नहीं, ये कहाँ की कहाँ बात आप लेकर जा रहे हैं असगर खान साहब? असगर खान साहब, मेरा सवाल ये है, सुब्राशा जी मैं आपसे पूछती हूँ, आप इनका कहना है तमाम लोग बाहर निकल कर आ रहे हैं कि बेचारे मासूम जावेद पम का घर इन्होंने ढा दिया, पूरी उम्र लग जाती है घर बनाने में, तुमको बहुत मजा आता है बस्ती जलाने में, ये कहा असगर साहब ने शायराना अंदाज में। मैं पूछना चाहती हूँ, जब कागज का समय आता है तो घर किसके नाम पर होता है? परवीन के नाम पर। और जब गेट पर नेम प्लेट लगाना होता है तो किसके नाम पर है? जावेद के नाम पर। अब नोटिस जावेद को आए तो दिक्कत है, लेकिन परवीन का घर ढह गया तो बेचारी मतलब जुल्म हो गया उसके ऊपर। मैं पूछना चाहती हूं, क्या ये सही है? क्या ये सही है कि हर वक्त धर्म उस बात से निकलता है जब कोई गलती होती है? जी नाविका जी, मैं इस प्रश्न का जवाब सिर्फ इतना ही है कि जिन लोगों को सरकार से और सरकार के अलावा जो इंस्टीट्यूशंस हैं उन पर, और वो इंस्टीट्यूशंस जिसकी खिदमत में हैं यानी कि राष्ट्र पर, जिनको इन तीनों पर भरोसा नहीं हो, उनके साथ आप अच्छा करेंगे तो भी आप बुरे पाए जाएंगे और बुरा करने पर तो आप बुरे हैं ही। तो ऐसे सिचुएशन में मेरा मानना है कि बुरा बन के रहना अधिक अच्छा है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? राइट टू प्रोसेशन है नहीं है? हम राइट पीसफुल ना असगर जी, आप लॉयर हैं। ना नहीं, गलत बयानी नहीं, झूठ मत बोलिए। और डिबेट आप नहीं, क्या बात करें असगर जी? देखिए, आप लॉयर हैं तो एक मर्यादा रखिए, गलत बात मत बोलिए। पीसफुल प्रोसेशन, पीसफुल। यदि आपको वो पत्थरबाज पीसफुल लग रहे हैं तो मुझे शर्म आ रही है वकालत के पेशे पे, मैं माफी चाहता हूँ। पत्थरबाज ना गलत बात है असगर जी, मैं आपकी इज्जत करता हूँ। नहीं, बुलडोजर पर बहस तब होगी जब पत्थरबाजों को भी कोई कंट्रोल करेगा। बिल्कुल। बुलडोजर की नौबत क्यों आती है? बुलडोजर की नौबत पत्थर चलने के बाद आती है सरवर साहब। दोनों लीगल इशू है, लेकिन दोनों लॉ एंड ऑर्डर से जुड़ा हुआ मामला है। पहले कहा जाता था कि कश्मीर में सिर्फ पत्थर चलते हैं, अब कानपुर में चल रहे हैं, प्रयागराज में। यानी कि उलेमा जो हैं वो बाहर निकलकर ये नहीं कह रहे कि गलत है मत करो, नस्लें तबाह हो जाएंगी। हमें अपने बच्चों को नहीं समझाना चाहिए? अरे वो प्रवोक करते हैं नमिका जी। किसके ऊपर जिम्मेदारी है? बहुत बड़े शायर ने कहा था, बहुत बड़े शायर, हम लोग को बचपन में पढ़ाया गया था, उसमें चिश्ती ने जिस ज़मीं पर पैगाम हक सुनाया, नानक ने जिस ज़मीं पर वहदत का गीत गाया, मेरा वतन वही है मेरा वतन। उसी में कहा गया मीरे अरब को आई ठंडी हवा जहां से, यानी मीरे अरब हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते हैं, उनको ठंडी हवा भारत से आई। तो ये हमारे उलमा को, आने वाले नौजवान नस्लों को बताना पड़ेगा इस मुल्क का महत्व आपके धार्मिक दृष्टिकोण से भी बहुत बड़ा है, और फिर आप लोकतांत्रिक दृष्टिकोण से देखें, ऐसा देश धरती पर ढूंढने से नहीं मिल रहा। आप उसके बावजूद, ये आपके पूर्वजों की भूमि है, और अपने घर को आप अगर बर्बाद करना चाह रहे हैं और आप खामोश हैं अगर हमारे बड़े, तो ये सोचनीय का विषय है। लेकिन बुलडोजर जिस तरीके से चल रहा उस पर भी चर्चा गंभीरता से करने की आवश्यकता है, बिल्कुल होनी चाहिए। मामला यहाँ पर है और पब्लिक भी सवाल पूछ रही है कि पहले क्या बंद होगा, पत्थर या बुलडोजर? कुश अग्रवाल रायपुर से सवाल पूछ रहे हैं और अंशुमन झा रांची से। आइए सुनते हैं पब्लिक के ये सवाल। मेरा सवाल है, अगर बुलडोजर अवैध निर्माण में चला है तो दंगा में नाम आने के बाद ही अवैध निर्माण क्यों याद आया? मेरा सवाल ये है कि योगी जी सख्त हैं, हिंसा करने वाले को संदेश जा रहा है, तो कुछ लोगों को दर्द क्यों हो रहा है? पहले सवाल का जवाब तो आप दे दीजिए शांतनु जी के आपको ये अवैध इमारत तभी क्यों दिखती है जब पत्थरबाजी होती है जुम्मे की नमाज के बाद?
पहले क्यों नहीं नहीं, ऐसा नाविका नहीं है। पिछले 5 साल में 2000 करोड़ की प्रॉपर्टी जब्त हुई है। वो रामपुर से लेकर कम से कम 75 जिलों में से 70 जिले इसमें बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी गई हैं। उसमें हर धर्म के लोग हैं, बल्कि नोएडा में बहुत सारे लोग नोएडा में हैं। 21 अगस्त को सुपरटेक, बहुत बड़े बिल्डर हैं, अरोड़ा साहब बिल्डर है, सुपरटेक की कई मंजिला इमारत ध्वस्त होने वाली है। आप लोग पता होगा, क्योंकि वो इलीगल तरह से बनी है। तो उत्तर प्रदेश में काम जो मुलायम सिंह यादव के समय, अखिलेश यादव के समय, मायावती के समय धड़ल्ले से होता था, आज वो नहीं हो पा रहा। आप उसको दो डॉट्स को जोड़ के एक जूसी स्टोरी बना सकते हैं टीवी पे, लेकिन ऐसा नहीं है। उत्तर प्रदेश में कार्रवाई पिछले 5 साल से सतत हो रही है। पर जावेद साहब का घर तो अभी तोड़ा ना आपने, पहले नहीं देखा? नहीं, शायद उसमें ड्यू प्रोसेस फॉलो हुआ है। उसमें नोटिस, एक दिन का नोटिस? नहीं, कानपुर में भी यही बात है। नहीं, एक दिन का नोटिस नहीं है। नहीं, आप चेक करवाइए। लीगल कंस्ट्रक्शन पूरे मोहल्ले में है, जितनी तोड़ा जा रहा है। नहीं सर, उसमें जानकारी है। वो मई में उसके ऊपर में नोटिस सर्व हुआ था। पुरानी बात है, वो तो कोइंसाइड कर गया, संयोग हो गया कि वो उसके बाद उन्होंने पत्थर चलवाने की हो सकता है उस नोटिस के बाद नोटिस के बाद आक्रोश में उन्होंने पूरा किंग पिन बनना प्लान किया हो कि नहीं अब हम सबक सिखाएंगे। हो भी सकता है, ये भी एक तरीका है। लेकिन उनके पास मई महीने तो सवाल पब्लिक का आज यही है, लेकिन इतनी हमदर्दी पत्थरबाजों के साथ, तो हमदर्दी उनके साथ क्यों नहीं जिनके सर फट गए? कानपुर में, प्रयागराज में पुलिस कर्मियों के सर फट गए, रांची में अस्पताल में पड़े हैं एसएसपी, उनके साथ कोई हमदर्दी किसी की नहीं। पूरी डिबेट में आज किसी ने पुलिस कर्मियों का नाम नहीं लिया, लेकिन आपने लिया, लेकिन दूसरी तरफ से किसी ने नहीं लिया। लेकिन पत्थरबाजों के ऊपर जो बुलडोजर चल रहे हैं उसे गलत ठहराया गया। यह फैसला कोर्ट करेगी कि यह सही था या गलत। लेकिन आज जो बात है वो ये है कि नफरत के खिलाफ सख्ती बहुत जरूरी है। अगर हेट स्पीच को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता तो उसके नाम पर किसी समूह को हेट एक्शन और उनकी सामूहिक हिंसा को भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। देश में अशांति फैलाने की हर एक कोशिश पर कड़ी कार्रवाई जरूरी जानी चाहिए। योगी सरकार का बुलडोजर मॉडल डिबेट का विषय हो सकता है, लेकिन इसके आधार पर हिंसा के आरोपियों के साथ खड़े दिखने वाली मानसिकता देश के खिलाफ है और साथ ही देश की सुरक्षा और शांति के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकती है। हमें इससे बचने की जरूरत है। आज मैं सिर्फ सोचती हूं कि ओवैसी साहब जागिए, ये देश आपका भी है, हमारा भी। इस देश में लकीरें मत खींचिए। एक बंटवारा हो चुका है, फिर बांटिए मत। पत्थर चलाने वाला किसी भी धर्म का हो, वो गलत ही है। हाँ, बुलडोजर पर हम डिबेट जारी रखेंगे। आज सवाल पब्लिक का शो पर बस इतना ही, लेकिन आज की बड़े ऐलान और भारतीय सरकार के जो नौकरियों को लेकर ऐलान है, ये और बाकी सारी खबरें लेकर आ रहे हैं टॉप 50 न्यूज ऑफ द डे।